हम कैसे निकले, कैसे हमारी मुसीबत, फिर यहाँ आए, यहाँ भी हमने कौन सा सुख उठाया, यहाँ भी मुसीबत, टेंट में बैठ। तो बटनी अवसान, इसका मतलब क्या हुआ, जो मर्द है वो भाग जाए, जो औरतें हैं उनको यहीं रहने दो, ऐसा माहौल था वहाँ पर। हिज़्बुल मुजाहिदीन की एक नोटिस थी, जितने भी काफिर हैं वादी छोड़कर चले गए। 12 और 13 अप्रैल आंधी तूफान आता था, वो हमारा खाना पीना सब कुछ वो सहलाब लेता था, फिर दोबारा से शुरू करना पड़ता था। बहुत मुसीबत उठाई हमने, बहुत मुसीबत, आज तक अभी भी मुसीबत ही। 19 जनवरी 1990 का सफ़र जो है वो आज हमें जगती के इस छोटी सी जगह, यानी अगर हम कहें यहाँ मंदिर है जहाँ, तो जब हमने इनसे बातचीत की तो खूब सारी जानकारी जो है हम तक पहुँची, जो अब आप लोगों तक पहुँचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था कि 1990 के दौर में क्या था वो दिन और क्या हुआ था उस टाइम कश्मीरी पंडितों के साथ, क्योंकि वो दिन भुलाए भी नहीं जाता। वो एक ऐसा काला दिन है जो कश्मीरी पंडितों के, अगर हम कहें उस दौरान उस ज़िंदगी में खून से लिखा हुआ वो दिन था, जिसको अगर मैं कहूँ गलत ना, ये गलत वर्ड नहीं होगा, खून से लिखी हुई ये तारीख है 19 जनवरी 1990। ये एक वो दिन, इस वक्त काफ़ी सारे हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल, पूरी जानकारी क्या होगी, अगर थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आप सबसे लूँ, आप सबसे पूछूँ, क्या है उस टाइम के बारे में आपकी यादों में वो किस तरीके से है? कैसे भागे आप वहाँ से उस दिन? अब 90 में मैं काम कर रहा था टेलीकॉम में, तो एक बंदा था हमारे पास, वो बेचारा, उसको ड्रम में उस बेचारे को मारा गया। ड्रम में वो कैसे? श्रीनगर का रहने वाला था, तो उसका नाम था मोटू था उसका नाम, बस यही हो सकता है। तो उसके बारे में जब हमने सुना है, मैं बानिहाल में काम कर रहा था, तो जब हमने ये सब सुना तो हम वहाँ से भाग के आ गए। आप कैसे भागे वहाँ से उस दिन? किस तरीके से आपने वो रात निकाली जब आपको पता चला कि ऐसे कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है? आप कैसे निकले, कैसे वहाँ पे, और वो रात कैसी थी? वो रात बड़ी खतरनाक थी। जिस वक्त मैं खुद भाग गया हूँ, उस वक्त मेरे पीछे भी 2 मिलिटेंट थे, लेकिन उनको मैंने उतना भरोसा नहीं दिया कि मैं भाग रहा हूँ। मैं भी मोमडनों के साथ काम कर रहा था, वो बात नहीं है, मेरे पास बहुत बंदे थे काम कर रहे। उन्होंने ही मुझे कहा, भाई आप मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाओ। तो मैं रात के 11:30 बजे मैं वहाँ से निकला, पैदल निकला और पहुँच गया, उसका नाम है चेक पोस्ट है, टनल के नीचे ही आता है वो, वहाँ तक मैं पैदल गया और वहाँ से मैं ट्रक ले ली और पहुँच गया जम्मू। बाद में जब हमने सुना वहाँ पर भाई ऐसी बात हो रही है, फिर हम यहाँ पर बैठ गए। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पर बैठ गए। बड़ी मुश्किल से आप वहाँ से निकले। तब आपकी फैमिली में कितने लोग थे और उन सबको आप कैसे उस टाइम निकले? पहले हमने अपनी फैमिली को भेज दिया जम्मू में, क्योंकि हमें ये पता था कि भाई इसको ये होने वाला है। ये पता कैसे चला? क्योंकि आपने कहा हमें पता था, मिलिटेंट्स वहाँ पे पीछे दौड़ रहे थे, पीछा कर रहे थे लोगों का। ये चीज़ हुई कैसे? ये उस टाइम क्या था, उस दौरान माहौल कैसा बना था? ये माहौल तो बहुत बड़ा खतरनाक था। उस वक्त हिंदू बाहर नहीं निकल सकता था, उनको डर था कि क्या हो सके वो पीछे हमारे को मारे। इतना डर था हिंदू को, कहने की बात ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे, जो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे थे, वो पत्थर उठाते थे, भाई ये काफिर है। काफिर क्या होता है? काफिर है, हिंदू है ना, जो उसको काफिर बोलते हैं, उसको काफिर बोलते हैं। ये काफिर है, नॉन मुस्लिम होते हैं। नॉन मुस्लिम को उर्दू लफ्ज में काफिर कहा जाता है उस दौरान। अरबिक लफ्ज है, अरबिक लफ्ज। काफर, जो मुसलमान ना हो उसको काफर कहते हैं। उस दौरान आप किस तरीके से बताएंगे कि आप कैसे उस दौरान उस जगह से निकले थे, कश्मीर घाटी से, और आपका मतलब आप कहाँ से?
वैसे मैं अप्रैल में निकला 13 अप्रैल को। हालत ऐसे मरना है तो मरना है, बस यही रखा था। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, हाँ, क्या जाते दाएं बाएं, मस्जिदों में, मंदिरों, मस्जिदों में पर्टिकुलरली, और जिनके साथ हमने 40 वर्ष या 30 वर्ष गुजारे थे, वही शक की नज़र के हमें देखते थे। ऐसा क्यों होता था उधर? ऐसा क्यों हुआ कि वहीं पे जो वहाँ के रहने वाले मुसलमान थे, जो वहाँ के रहने वाले घाटी के ही रहने वाले लोग जो हमेशा से एक साथ रहते थे, जिन्होंने एक भाईचारे का असली मकसद उस टाइम कहा था? गलत है, बिल्कुल गलत है। ये बेसिकली एक चाल थी, पाकिस्तान की चाल, कि यहाँ पर हमें मुसलमानों का ही राज चलेगा। इसमें एक ही नारा था, ला शर्किया व गरबिया, इस्लामिया इस्लामिया। इसका मतलब है शर्क से लेकर गरब तक, मशरक से लेकर मगरिब तक क्या होगा दुनिया में, इस्लामी इस्लाम होगा। ये सोची समझी एक चाल थी, जिस वक्त से तंग किया गया और निकाला गया इनको, भागे नहीं, निकाला गया इनको ज़बरदस्ती, डरा के, धमका के बाहर निकाला गया इनको। ये सच नहीं है कि मतलब फिर क्या मोहब्बत से निकाला गया, हम क्या कर सकते हैं कुछ, बिल्कुल जुल्म था ये। वैसे 13 अप्रैल को मैं आ गया, ऐसी बात नहीं। वो देखा, वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये ऐसे कई सारे हमले धीरे धीरे करके हो रहे थे कश्मीरी पंडितों पे, जो नॉन मुस्लिम वहाँ रहते थे, जो सरदार भी थे, कुछ पंडित भी थे, कुछ अलग अलग कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते थे, उन सब पे ऐसे करके अटैक किया। उस टाइम की जो कहानियाँ हैं वो बयां करती है कि उस दौरान जो है लाउड स्पीकर्स पे घर के बाहर पोस्टर्स लगाए जाते थे, अगर आप नहीं निकले तो आपको ये कर दिया जाएगा। एक वो अखबार था अल सफ़ा, वो कश्मीर में निकलता था, वो नॉर्थ कश्मीर में निकलता था। शाबान वकील था उसका कुछ एडिटर, वो फिर मारा गया बाद में। तो उसमें लास्ट में वो उसमें हिज़्बुल मुजाहिदीन के एक नोटिस थी, जितने भी काफिर हैं वादी छोड़ कर चले। ये 12 और 13 अप्रैल 90 की बात है। 12 और 13 अप्रैल यहाँ उससे पहले की, जैसे 5-6 दिन पहले, ये काफिर जो है ये वादी छोड़ कर जाएंगे, वरना इनका अंजाम बुरा होगा। 99 में ही 19 क्या बोला जाता था उस टाइम? रेलियो चलियो तो गेलियो, यानी रेलियो मतलब हो गया या तो कन्वर्ट हो जाओ, चलियो मतलब हो यहाँ से भाग जाओ, या गल जाओ या मर जाओ, मत गलने मतलब हो गया मर जाओ। 3 बातें, रेलियो, चलियो या गलियो, ये एक 3 ऐसे भारी शब्द थे जो उस दौरान अगर हम कहें वहाँ से नॉन मुस्लिम लोगों को यानी काफिरों को निकालने के लिए कहा जाता था उस दौरान। क्या चीज? बटा रोस्ते बटा सान। बटाओ रोस्तोई बटनी अवसान। इसका मतलब क्या हुआ, जो मर्द है वो भाग जाए, जो औरतें हैं उनको यहीं रहने दो, चले जाओ। ऐसा माहौल था वहाँ पर कश्मीर में। जैसे आपने अभी ये बात कही, उस दौरान ऐसे बहुत सारे हादसे हुए, हाँ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई कि जो डॉक्टर्स थी, नर्सेस थी कश्मीरी पंडितों में, जो टीचर्स थी, जिनका एक बड़ा रुतबा था सोसाइटी में, उन तक को जो है बहुत बेरहमी से जो है मार डाला गया। वो कहीं ना कहीं अपनी जान उन्होंने दे दी। अगर हम कहें शहीद, गलत नहीं होगा ये चीज़ कहना, अपनी जान उन्होंने दे दी उस टाइम लोगों के लिए, और उस टाइम कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई। ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। आज़ादी का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बोलते हैं। आपके लफ्ज़ों में आज़ादी असली क्या होती है? अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, आज़ादी का असली मतलब क्या है? ये असली आज़ादी का मतलब है कि यहाँ इस्लाम और कुछ नहीं है। आज़ादी हमारी आज़ादी कुछ नहीं। आज़ादी किस चीज़ की? भारत में रहते हैं, सब चीज़ हमको मिलती है, सब फायदे हमारे पास है, तो इससे ज़्यादा आज़ादी क्या हो सकती है। पर उनके हिसाब से आज़ादी दूसरी हो गई है, क्योंकि इस्लामिक देश बनाने के लिए वो चीज़ वो लोग सोचते थे। तो हिंदुओं से छुटकारा पाने के लिए वो लोग चाहते थे कि हम लोग इस्लामिक देश बनाएंगे, उसको वो लोग आज़ादी समझते हैं। इस्लामिक देश बनाने के लिए, इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए पाकिस्तान ने उस टाइम बहुत सारी साजिशें रची,
और साजिशें कुछ इस प्रकार थी कि कश्मीरी पंडितों को अगर आप वहाँ से निकाल देते हैं तो वो एक मुस्लिम स्टेट बन जाता है जहाँ पे सिर्फ मुस्लिमों का कब्जा हो। ये पाकिस्तान की साजिश थी और उस टाइम में साजिश को अगर हम कहें लाने के लिए उन्होंने इस तरीके से कश्मीरी पंडित फैमिलीज़ के खिलाफ कश्मीरी मुस्लिम्स को भड़काया कि 1990 का दौर इस तरीके से दिखाई दिया। और आज जिस तरीके से कुछ कहानियाँ आप लोगों ने इनकी ज़बानी ही सुनी है, और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन कहानियों को और अच्छे तरीके से बताया है, उस तरह भी हम आपको लेके चलेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या आज के टाइम पे भी ये ऐसे ही विस्थापित रहेंगे? कब आखिरकार इनकी स्थापना की जाएगी? कब कश्मीरी माइग्रेंट्स को असली उनका हक दिया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। 32 साल हो चुके हैं इस बात को, गलत नहीं कहूँगी, 32 साल का समय हो चुका है इस बात को, बट आज तक कभी भी इन्हें वो हक नहीं इनका दिया गया जो ये हकदार थे। क्या हुआ था उस दौर में, कैसे वहाँ पे शुरुआत हुई? 1947 1940 का पहले वो दौर था। वो तो उतना मेरे 47 का तो मुझे पता नहीं है, हम तो अपना बता देंगे जब कि मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई थी। आपके साथ क्या हुआ था उस दौरान? उस दौरान जो सबसे पहले मेरे को अटैक किया जब शबीर शाह को अरेस्ट किया था, तो मुझे वो उन्होंने छुरी वुरी क्या क्या लाए, वो गलियों से आए लोग, तो हमारे घर में मोटरसाइकिल भी जलाया और हमको एक लड़की ने बचाया क्योंकि उन्होंने दरवाज़ा खोला जो हमारे पड़ोसी थे गली के अंदर, तो उन्होंने वहाँ से हमको बचाया, दरवाज़ा खोल के अंदर मेरे को ले लिया, तो मैं बच गया। वो पता नहीं, मैं समझ रहा था कि इसके पास शायद पिस्टल होगा, तो मैं अंदर आया घर, तो उनके फिर जब घर आया तो घर में देखा कि इन्होंने मोटरसाइकिल स्कूटर जलाया था। मोटरसाइकिल कौन से साल की बात है? सन कौन सा था उस दौरान? 89 की बात है, 89 की। तो फिर वापस आए तो देखा कि हालत ज़्यादा ही ख़राब है। तो देखा वापस में हम, फिर जब इन्होंने आपस में मस्जिदों में डिक्लेयर कर दिया कि मारने के लिए, उसमें मेरा नाम भी है। तो आप क्या करते थे तब? मैं डिफेंस में जॉब कर रहा था ना, मैं डिफेंस का, हाँ, ये डिफेंस में जितने भी एम्प्लॉय थे तो उनको पकड़ रहे थे, तो या सीबीआई वालों को या डिफेंस वालों को पकड़ लेते थे। चलो हम तो निकल गए, उस टाइम हमने, हमारी सिस्टर साथ में थी, लड़कियां थी, निकल गए रातों रात। हम जब पता चला कि हवा का दल पर, तो जब ड्यूटी पर गए थे आर्मी के वो अफसर थे, तो उन्होंने मेरे को देखा, तो हम चलते रहे, उन्होंने देखा कि ये है फलानिया, तो चलो जी इनको जाने दो। मेरे जेब में हवा का दल लाल चौक तक, हम हवा का दल से हम लाल चौक तक पैदल गए। आप लोगों की शादी को कितने साल हो चुके हैं? अब 40 हो गए, 40 साल हो, 40 साल लगभग, मतलब ये आपकी शादी से बाद का दौर है? हाँ, शादी के बाद का दौर है ये बेटा। हाँ, ही है, 80 में हमारी शादी हुई है, ये 89 की बात है। उस दौरान आपने किस तरीके से अपना परिवार बचाया? क्योंकि एक औरत होते ना, हम घर से इतने बर्फ में निकले हैं कि रास्ते में लोग बोल रहे हैं, मुसलमान जब नींद से उठे थे ना 4 बजे 4:30 बजे, वो बोल रहे हैं उठो उठो जल्दी, हिंदू भाग रहे हैं, इधर से हिंदू भाग रहे हैं, उठो उठो, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो। लेकिन हम बड़े मुश्किल से दौड़ दौड़ के हम उमरा कदल तक पहुंच गए हैं, हब कदल से लाल चौक तक पहुंच गए, जहाँ से हमें गाड़ी मिली थी। हम गाड़ी में फिर बैठ के आए, हमें यहाँ थोड़ी पता था कि हमें कहाँ जाना है, किसके घर जाना है, सड़क पर जाना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता था। लेकिन हम आए हैं तो, लेकिन यहाँ पता क्या, यहाँ ये उम्र है ना, क्या बोलते हैं, जिवल, हाँ जिवल में हम गाड़ी से रुके हैं, उतरे हैं। फिर इनके कोई दोस्त था, वो रहता था उधर शहीदी चौक में, फिर वो अपने कमरे में, उनके पास थी वो क्या थी, वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन उनके पास था, थोड़ा सा छोटे छोटे, इससे ये बेड जितना है इतने इतने छोटे 2 कमरे थे, उसी में हमारी इनके मम्मी पापा भाई बहन भाभी दूसरा भाई, मैं और मेरे 2 बच्चे, और हम सारे उसी 2 कमरे में रात भर ऐसे ही रहे। सुबह फिर हमने सुना है कि यहाँ ये है, क्या बोलते इसको, परेड नहीं है, हाँ शिव मंदिर के पास, उधर जाना है, उधर मीटिंग करते हैं, उधर ही जमा हो रहे सारे जो ट्रकों में आ रहे हैं, बसों में आ रहे थे। तो
तो फिर ये लोग आदमी लोग उधर गए, तो हम बेचारे ऐसे ही बैठ गए। किसी के घर में कि दोस्त कोई होता था तो उनके घर में बैठते थे, उधर ही खाते थे। महीना 2 महीना हमने ऐसे ही निकाला। फिर हमने बड़ी मुश्किलों से बहुत ज़्यादा मुश्किलों से, उस टाइम था ये कि ऐसे ऐसे नारे लगाए जाते थे कश्मीरी पंडितों के लिए कि आप निकल जाइए, अपनी औरतों को यहाँ छोड़ के जाइए। कई सारी औरतें उस दौरान जो है, वो चीज़ें नहीं है, वो देखनी है कि झगड़ा कब से स्टार्ट हुआ। हमारे पड़ोसी था टिकलाल टिपलू, वो बिल्कुल हमारे, हम इस गली में थे, वो दूसरे गली के साथ, मगर जब उसको मारा गया वो हमारे मकान के सामने मारा गया। क्योंकि ये मेरा बेटा और ये स्कूल जा रहे थे, दोनों बच्चों को ये लेके जा रही थी टैनीटार स्कूल। एक साइड से चला गया, एक साइड से चला गया। और उसने बेचारे ने यही बोला कि जो पुलिस स्टेशन ये है, और वो साथ में वो पुलिस स्टेशन के पास ही बम ब्लास्ट हो गया। उसने बोला कि मुझे मालूम है ये कौन कौन करते हैं। और उसके घर में वो गए कितने बार, 3-4 बार। तो फिर लास्ट पर वहाँ उसको मार दिया हमारे मकान के पास ही। वो निकल रहा था अदालत तक जाने के लिए, टिकलाल टिपलू जी, तो उसको मतलब एक साइड, वो एक साइड से जा रहा था, तो उस साइड से 2 बंदे खड़े थे, उन्होंने आमने सामने से उसको टिकलाल टिपलू को हमारे सामने ही मारा था। लेकिन उस टाइम तो चलो मोहम्मदन निकले थे उनके पास, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बंदा था, बहुत ही ये था, एक्टिविस्ट था। लेकिन उसके साथ तो मुसलमान सारे निकले हुआ थे। क्यों, ये वजह क्या थी इसके पीछे? बता देता हूँ। वजह इसका मेन ये था कि जब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो था, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, डॉक्टर फारूक ने उसके ऊपर रैगिंग कर दी। जितने वोटों से वो खुद हारा है, उतने वोटों से उसको जिता दिया अपने आप को, और उनको मार पीट के थाने के अंदर वो साइन लेते रहे। लास्ट पर वो क्या नाम है, वो बिटा करांटे जिसको बोलते हैं, वो भी एजेंट था, उसने साइन करके नहीं दिया। वो लाल चौक की सीट एक लास्ट तक वो साइन करते नहीं दिया। जब उसने साइन कर दिया उसके बाद वो पार चले गए गन उठाने के लिए। अगर उस टाइम ये जो 7 सीटें या 8 सीटें थी उनकी, या 10 सीटें थी, दे देते, तो कोई पहाड़ तो टूटने वाला था ही नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। बहाना तो वो बन गया, टारगेट बन गए हिंदू। तो वो तब से वो ये मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई। हमेशा हिंदुओं को पत्थर मारते थे, हमेशा, चाहे पाकिस्तान में मैच जीतता था कोई तो हिंदुओं को मारते थे, मंदिरों को पत्थर लगाते थे, मंदिरों को जलाते थे। जो जहाँ भी चाहे फॉरेन में, मुसलमान कंट्री किसी में भी कुछ भी होता, लेकिन हिंदू, कश्मीर के हिंदू जो होते हैं ना, उनके ऊपर पहले पथराव करते हैं, पहले उनकी आगजनी करते हैं, मंदिरों को नहीं छोड़ते हैं, बाहर नहीं निकलने देते थे। वो सीधा सा बोलते थे कि चलो हम औरतों को इधर रखो, आदमी लोग तुम जहाँ भी जाओ। वैसे भी करते थे कि शाम को इनको 18, 19, 20 जनवरी की बात है, उन्होंने उनको रोज़ शाम को बोलते थे हमें जुलूस निकालना है शाम को। जुलूस को आगे इनको ही, कश्मीरी पंडितों को ही आगे रखते थे, बोलते हैं फायर अगर करेंगे पुलिस तो इनको ही करेंगे तो खुद बच जाएंगे। तो इनको हमने फिर जब 4-5 दिन किया ना, 5 दिन के बाद तो फिर हम बहुत घबरा गए, ऐसा करके ही निकल जाते थे सारे। हम घबरा गए बहुत फिर हम बोलते रहे, पैसा मांगते रहे, चावल मांगते रहे, हम देते रहते थे। दिया है हम, इनकी मम्मी ने इतने बड़े चावल का पीपा, कम से कम 15-20 किलो का पीपा दिया था। पैसे भी दे, बोला अगर आप किसी का मदद कर सकते हैं वो भी करो। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम 100-200 रुपये भी देंगे और चावल भी देंगे। फिर भी उन्होंने चिट्ठी डाली है कि हमने दूसरे दिन इनको मारना है। तो फिर हम उसी रात को 4 बजे निकले थे लाल चौक, हवा कदल से लाल चौक। तो वहाँ से हम गाड़ी पकड़ी, तो फिर यहाँ का तो पता ही नहीं, ये 32 साल से हम क्या परेशानी उठा रहे हैं। अभी कहा जाता है कि 19 जनवरी को वो दिन था जहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हम कहें लोग जो है उस दौरान निकले। आखिर ये एक वो डेट थी। फिर 22 जनवरी को गवर्नर रूल लगा वहाँ पे, तब गवर्नर साहब ने जो है वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला जी, 19 जनवरी नहीं है, जब ये पहले से ही इनकी प्लानिंग थी, जब कि उन्होंने ये कर दिया ना। क्या अगर पहले गवर्नर रूल लगता तो कहीं ना कहीं ये जो खून हुए, जो खून बहे कश्मीरी पंडितों के, वो रुक सकते थे? नहीं, वो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व था। फारूक अब्दुल्ला भाग गया था, वहाँ था ही नहीं जब हम वहाँ से निकले थे। फारूक अब्दुल्ला वहाँ फायरिंग में बैठा था,
वो सिंगापुर में बैठा था उस टाइम। हम छोटे थे, अब हम बुजुर्ग हो गए था यार, अब हम थोड़ी छोटे हैं। हमें पूरा पता है कि वो उस टाइम वहाँ गया है, उसने कोई नाम ही नहीं लिया, कुछ नहीं बोला कि हिंदू क्यों भाग रहे हैं यहाँ से, मेरे कश्मीरी भाई बहन क्यों भाग रहे हैं, कुछ नहीं बोला उसने खुलेआम भागने दिया। उसने कुछ नहीं, हुकूमती 84 का वाक़ा सामने है हमारे, इन्होंने अपने ही मुसलमान भाइयों को ही नहीं देखा, छोड़ा, उनको ही मारा, उनको ही अपनी भाई बहन को मारने गया, और बहन के बच्चे मामी को मार रहा है, कितने मंदिर जलाए। उसी टाइम से हमको ये नजर में आ रहे थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। खेलते थे, पाकिस्तान हारते थे तो हिंदुओं को मारते हैं, हिंदुस्तान जीतता है तो तब भी मारते हैं, मंदिरों को भी नहीं छोड़ा है तो कश्मीरियों को भी नहीं। और दूसरी बात बड़ी है कि जिस टाइम ये बम ब्लास्ट होता था हमको तो खुद मालूम नहीं थे मिलिटेंट कौन है, तो क्या है, हमारे लिए तो सब एक जैसे थे। बाद में हमको पता चला कि ये काली पट्टी जो पहन बैठ के वहां ही तमाशा देख रहा है। ये भी बोला है ना, हिंदुओं को टीका लगाना है, मुसलमानों को बुर्का लगाना है, ये भी बोला वो बेचारों को। वो हो गया ना लास्ट पर, पहले जब ब्लास्ट हो गया तो वो हो। ये कौन से ब्लास्ट कब हुआ ये कहानी? ये तो 87 से ये स्टार्ट हो गया। कहीं कभी उधर ब्लास्ट, कभी इधर ब्लास्ट, कभी इधर ब्लास्ट, ये चीजें तो होते हैं। नहीं मारते थे पहले, ब्लास्ट ही करते थे। 89 के बाद सीधा मारना शुरू कर दिया। कहीं से भी हमको बाद में पता चला, शुरू हो गया है मारना। बाद में हमको पता चल गया कि ये कि कौन सा बंदा क्या है, हमको भी आइडेंटिफाई हो गया। हमारी पड़ोसी था पंगवातुन, जिसका दुकानदार था, वो उसका नाम है, सुभाष नगर में दुकान है बहुत बड़ा, शाल का काम करता है। उसने कहाँ से, वो पता नहीं कहाँ से वो मोमडन आए थे गन लेके, गालियां कितनी दी हिंदुओं को, आप इधर क्यों खड़े हो। वो निकाल के भागने पर चले हम। तुम वो नए मकान में दूसरे गेट से अंदर कर रहे थे सारे मिलिटेंट, तकरीबन 20 आदमी को बोला कि मुझे खाना खिलाना है 20 में, और 20 के 20 आदमी के पास गन थी। और कौन थे, यूपी के मुसलमान भी से उसमें, अल्लाह अकबर वाले, और वो भी थे, बंदूक वाले भी थे। हमने अपने आंखों से देखा। फिर हम वहाँ उसके दिन से शाम से फिर हम बैठते नहीं थे। हम जो भाई चलो जी शाम को इधर से मत बैठो इधर, क्योंकि ये मरवा देगा किसी टाइम। तो पड़ोसियों को बाहर नहीं निकलने देता था वो इतना गुंडा बन गया था उधर। फिर ऐसा बाद में भगवान ने उसको भी मारा, मगर बाद में ये जो हमारे महल्ले में पहले ये गंदगानी नहीं थी, स्टार्ट उसने किया। ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकता था। अगर गवर्नर भी होता ना ये, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व था, सब मिनिस्टर इसके नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस के ऑलमोस्ट इन्वॉल्वमेंट थी। मेरे नज़र में मुझे मालूम था, जब एक लड़का, हम डिक्लेयर उसका नाम नहीं करेंगे, जब वो हमारे घर आता था वो बोलता था, अंकल आज इंजीनियरों को सामान दिया गया, आज फलानी लड़कों डॉक्टरों को भी सामान दिया गया, अपने आप को बचा के चलो। वो उसको सारा कुछ मालूम था, उनके हाथ में क्या क्या आ रहा है सामान। उसने बोला अपने आप को बचाओ, उसने बोला यहाँ से निकल जाओ आप। अब कितना था वो बहुत छोटा बच्चा था बेचारा। मेरे ख्याल में मस्जिदों में ऐसे ऐसे ऐलान हो गया था, उसने यही बोला बेचारे ने। उसका भाई खुद मारा गया। कहा जाता है जब उस दौरान कश्मीरी पंडित जम्मू आए, कुछ ऐसे भी थे जो वापस गए, फिर जो लौट के कभी वापस नहीं आए। नहीं आए। मेरे जो दोस्त की एक भाभी थी, उसका बेटा था, उसका पति यहाँ बोला नहीं तेरे को मारेंगे तो मैं सामान ये लेके आती हूँ। वो उस घर गई, सामान लाया, लाल चौक पहुंचे, लाल चौक से ही गायब। उसके बाद आज तक वो किसी जगह ट्रेस नहीं हुई। उसका बेटा भी बाद में मर गया बेचारा, इधर कुछ भी नहीं। पति भी शायद जिंदा ही है। तो वो मेंटली पागल हो गया बेचारा, वो भी है ऐसे। और यंग, वो कहाँ हवा का दल से लेके पार तक उसका मायके वाले पीछे हवा का दल के एरिया में ही थे, कोई दूर नहीं था। ये ऐसे ऐसी हालतें हो गई। जबकि बेचारा वो था, क्या नाम है इसका, हुंडू, क्या हुंडू था उसका ना, नहीं गणपतियार में रहता था। उस टाइम मीटिंगें होती थी कि जब वो दिया कि उनको मार दिया कि उसको
काजी को, तो वो राइट हैंड उसका था, बोला कि उन्होंने जब वो कागज़ वाकज़ भर रहे थे लोगों के, कितना प्रॉपर्टी है, चाहे गाँव की है चाहे सिटी की है, कहाँ ज़मीन है कहाँ क्या है, हदेना जत्तू वो प्रेसिडेंट था उस टाइम, तो उसी को दिया गया। कांग्रेस भी उसके साथ थे, सारे थे, मीटिंग हो गई, तो उसने वो ऐलान कर दिया था उस टाइम, हमको बोलो जी हमको क्या करना है, आप हिंदू को मारते हो, हमको बैठना है कि निकलना है। दूसरे दिन उसको जनरल सेक्रेटरी को मार दिया, जो काजी था एक, तो क्या काजी नाम था, अशोक काजी के क्या कुछ था उसका नाम, वो जनरल सेक्रेटरी था, उसको मार दिया। तो तब लोगों को पता चल गया कि हमको निकलना है सबसे पहले, इसलिए वो सिटी के लोग निकल गए। वो बाद में, वो प्रतिगरदार का बेटा बाद में मारा गया, मगर उसी हिसाब से पता चल गया कि हाँ कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकलना है, खासकर सिटी के। गाँव के लोग बाद में निकले, सिटी के लोग इसीलिए सबसे पहले ही निकल गए। ये चीज़ें एक मेन मुद्दा था इसको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त ये सफ़र जब हम आगे की तरफ चलते रहे, तो ये सफ़र इस वक्त कुछ ऐसी जगहों पे लेके आया कि जहाँ पे कई सारी और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई, तो उन्हीं में से एक हमारे साथ लेडी भी हैं। इनसे भी जानते हैं कि आखिरकार उस दौरान कितनी सारी मुसीबतें औरतों को खासकर झेलनी पड़ी, जब इस तरह के नारे लगाए गए कश्मीरी पंडितों के लिए कि आप खुद तो निकल जाइए पर अपनी औरतों को यहाँ छोड़ कर जाइए। ऐसे तरीके के नारे वहाँ लगाए जाते थे कश्मीर में। हाँ बहुत लगा देते हैं। अंदर तो नेबरो जबरदस्त शोर गसान दपान कश पे ना अच्छा बहुत शोर था बाहर। फिर हमें खिड़कियाँ दरवाज़ा बंद करने पड़ते थे। वो बोलते थे बटियों बगैर नीरू बटे सारे कश्मीरी हिंदू पंडित निकले थे, हिंदू पंडितानी को इधर ही छोड़ दो, तो ऐसे नारे देते थे। दरवाजे के सामने करते थे पाकिस्तान जिंदाबाद करते थे। बहुत तंग किया था और गालियाँ निकालते थे, कश्मीरी में गालियाँ निकालते थे, आप निकलो यहाँ से, आप वो काफिल हो, आप वो। बहुत मुश्किल होता था। उस दौरान आपकी फैमिली कैसे वहाँ से भाग के निकली? क्योंकि उस दौरान लड़कियों को बचाना कहीं ना कहीं फैमिली की फर्स्ट प्रायोरिटी होता था कि किस तरीके से हम अपने घर की बेटियों को बचाएं, अपने घर की इज्जत को बचाएं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुश्किल था। और जो भी कोई लड़की कहीं बाहर उनको मिल जाती थी, उनके साथ बहुत दर्दनाक चीज़ें होती। मुझे उस वक्त इतना बुखार हुआ था, तो हम गए थे, मैं और डैडी दवाई दुकान के पास गए थे। तो जैसे हम दवा शवा लेके निकले थे, मुझे बहुत बुखार चढ़ा था, मुझे टेंशन से बड़ी बुखार चढ़ा था। पता नहीं भाई को क्या करेंगे, बाप को क्या करेंगे, बड़ी दुख, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था। जैसे हम वहाँ से निकले तो वहाँ से जुलूस आया सड़क से, यहाँ से पाकिस्तान जिंदाबाद करते। उस दिन एक मिलिटेंट भी वहाँ मारे थे, बहुत सारे वो हिंदू भी मारे थे उसमें हंदवारा में। तो फिर एक मुसलमान ने, उसने हम मेरे और मेरे डैडी को अंदर पकड़ा, बोलता आप बाहर मत जाओ, तो वहाँ बहुत खतरा है, बाहर मत जाओ। मतलब तो ऐसे कुछ लोग थे बहुत अच्छे, वो वहाँ का सरपंच था, बहुत अच्छा था वो। तो उसने हमें अंदर लिया, तो उसने बोला नहीं आप जब तक लोग नहीं जाएंगे, पता नहीं कहाँ के हैं, यहाँ गाँव के अपने डिस्ट्रिक्ट के नहीं है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए थे। जैसे हंदवारा, हम हतमुला में रहते थे, हंदवारा वो ये रहते थे, बहुत मुश्किल करते थे। हम निकले थे रात को 12 बजे रात को निकले थे। डैडी, मैं और हम 2 बहनें थे और चाचे के 2 लड़कियां थे। वो चाची, हम ताई हमारी बड़ी वाली, हम निकले थे रात को 12 बजे। तो कुछ नहीं, सामान वामान कुछ नहीं लाया। घर में हमारा बड़ा भाई रहा था, तो बाकी हम सब आए थे उसी वक्त। 12 बजे रात को निकले थे। उस दौरान आपके परिवार में मतलब काफ़ी सारे ऐसे होते थे कि उस टाइम कैसे पता चला? मतलब एक सबसे ज़रूरी सवाल है, ये शुरुआत कहाँ से हुई? अगर आपको कुछ याद हो उस दौरान में ये शुरुआत किस तरीके से हुई थी? शुरुआत हुई ऐसे 90 में, जैसे पहले आए थे, पहले पत्थर फेंकते थे रात को, बोलते ये जल सिंह है क्या है, हमें समझ नहीं आता था। मगर वो मिलिटेंट से शुरुआत हुई थी उस वक्त, हमें समझ नहीं आता था, पता नहीं कौन है क्या है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ गए, लगे ये जुलूस करने, वो करने, ये करने। फिर कश्मीरी भी आधे भागने लगे। फिर हमारे गाँव में भी आधे से ज़्यादा भागने लगे। मेरी बड़ी बहन थी, वो जवान थी, मैं छोटी थी, मैं 8th में पढ़ती थी मैं तब। तो सारे ताए के बेटियां थी, बड़ी बड़ी जवान बेटियां थी। एक जब पहले बार वहाँ जुलूस आया, उनको रखाया ऊपर, एक कोठी होती थी वहाँ नीचे रखते थे घास पास, उनको ऊपर चढ़ाया, नीचे सीढ़ी निकाली, बोला अगर ये इधर आए आप वहाँ से ही आग लगा देना, नीचे नहीं उतरना। मेरी बड़ी वाली बहन और मेरी यही अंकल की बेटी, उन दोनों को रखा ऊपर उनको छत पे, और बोला अगर ये आए, सीढ़ी नीचे से निकाल दी, वो चढ़ने वाली सीढ़ी होती है, वो निकाली। तो उसने बोला अगर ये आए
तो ऐसे टांग वांग कुछ किया तो आप ऊपर से यहाँ छलांग मारना या जला देना अपने आप को, इतना डर था, बहुत डर था। ये बातें सुन के किसकी रूह ना कांपे, ये काफ़ी चीज़ें हैं कि सोच के खुद इंसान हो जाता है कि इंसानियत उस दिन कितनी ज़्यादा शर्मसार हो चुकी। शर्मसार हो। हमें एक मुसलमान था वहाँ पड़ोसी, वो उधर ही बैठा था, तब तक खाना शाना खाया, हमें नहीं पता वो मिलिटेंट था। बोलते उसके अंदर वो फेरा लगाते, उसमें गन था उसको, तो उसने बोला हाँ मैं आपको मदद करूँगा थोड़ा सामान वामान उठाने में। जैसे टाइम आया ना बारी सामान उठाने को, उस वक्त भाग गया। तो अब तक उधर ही बैठा था, खाना खा रहा था, वो खाया, हमें पता मत था वो मिलिटेंट, वो अंदर से मिलिटेंट था। ये ऐसे ऐसे हाल हुआ था। फिर हमें आगे से फिर और सारे बहुत सारे, एक ही ट्रक में हम लगभग यही 7-8 फैमिली आए हैं। पर समझो फिर कितना कैसे बैठे थे हम, कैसे आए हम, बड़ी मुश्किल से आए हम, बड़ी मुसीबत उठी उस वक्त, बड़ा मुसीबत उठ गया उस वक्त। ये कुछ ऐसी दास्तान है, ऐसी बातें हैं जो आपके सामने बयां कैसे की जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बयान करना। अच्छे अंदर का इंसान रोकते खड़ा होते, हम कैसे निकले, कैसे हमारी मुसीबत, फिर यहाँ आए, यहाँ भी हमने कौन सा सुख उठाया, यहाँ भी मुसीबत। टेंट में बैठे थे, पता नहीं हम, मेरे मायके वाले वो बिल्डिंग में ट्रांसपोर्ट नगर एक सराय होती थी, 4थी मंजिल में पानी चढ़ाना पड़ता था, कपड़े लगाना मुश्किल होता था बहुत। यहाँ पर भी हमने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मुसीबत उठाए। उसके बाद फिर पुरखों में थे हम, टेंट में थे, आंधी तूफान आता था, वो हमारा खाना पीना सब कुछ वो सहलाब लेता था, फिर दोबारा से शुरू करना पड़ता था। बहुत मुसीबत उठाई हमने, बहुत मुसीबत, आज तक अभी भी मुसीबत ही उठाते हैं। जख्ती में रहने वाले परिवारों की दास्तान कुछ ऐसी है, जब इस पे अगर हम अलग कहानी बनाने निकले तो कहानियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि ऐसी ऐसी बातें उजागर होंगी जिसका कोई फिर आगे क्या किया जाए वो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये आज के दिन को लेके बात थी, जहाँ पे कश्मीरी पंडितों की क्या बातें रही, या उस दौरान जो वहाँ हिंदू रहते थे, नॉन मुस्लिम रहते थे, उनकी क्या बातें थी, वो आप तक पहुँचानी थी। ये कहीं ना कहीं वो सफ़र था जिसको अब हम एंड भी करते हैं, क्योंकि इस सफ़र में एक पूर्ण विराम डालना भी ज़रूरी है। कि पूर्ण विराम इसलिए क्योंकि खबर है, ये खबर की तरह हमने आप लोगों के सामने पेश की, पर 19 जनवरी से शुरू हुआ था वहाँ से पहले, फिर 19 जनवरी से शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जब बटों को मारते गए। श्रीनगर में पहले एक को मारा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। हमारे उधर वहाँ सगामा में भी मारा था, हमारे मामी का भाई था, उसको बेचारे को फांसी दी थी, उसको बेचारा वो गया था बाप को लाने, उसको गले में फांसी दी बेचारे को, वहाँ मिलिटेंटों ने मार दिया उसको। फिर वहाँ से शुरू हुआ 19 जनवरी से ज़्यादा शुरू हुआ। फिर हम आए थे मार्च में, हमने शिवरात्रि की दूसरे तीसरे दिन हम भाग आए। जैसे फरवरी में शिवरात्रि होती, एंडिंग फरवरी शिवरात्रि, 7 मार्च हम फिर वहाँ से भाग आए। सारा कुछ वहाँ ही छोड़ा, सारा कुछ, मगर शुरुआत 19 जनवरी से शुरू हुआ। कहीं ना कहीं ये कुछ कहानियाँ और कुछ बातें, कुछ लोगों के द्वारा कही गई बातें, वो हमने आप तक पेश की। अगर आपको ज़रूर पसंद आई हो तो ज़रूर इसको एक शेयर करें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज तक भी ये, अगर हम कहें, भूले नहीं हैं। वो ज़ख्म अभी भी ताज़ा है। 32 साल हो चुके हैं इस बात को, पर 32 सालों में अभी तक ये बातें जो है ख़त्म नहीं हुई। ज़ख्म अभी भी वैसे ही हैं और हरे के हरे ही ज़ख्म हैं। तो इन ज़ख्मों पे मरहम लगाना, और वो किसका काम है मरहम लगाना, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल का जवाब अपनी जनता पे छोड़ती हूँ, जम्मू कश्मीर की जनता पे छोड़ती हूँ, कि जम्मू कश्मीर की जनता इससे ज़्यादा बेहतर जवाब नहीं दे सकती है। तो फिलहाल इसी के अपडेट के साथ मुझे निशिता काचरू को आप इजाज़त दीजिए। देखते रहिए जम्मू एक्सप्रेस। नमस्कार।